सबसे पहले हम टेस्ट की बात करते हैं। आप जो हमारे 3 टॉपर थे, अब नीचे से टॉप कर रहे हो मैथ के अंदर, अंशी, प्रवेशिका, नंदिनी, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक कॉमन सा एक्सक्यूज है, मैथ नहीं थी 11th में, राइट? नहीं थी आपके पास भी? ठीक, फिर भी हाल हमारे पास मैथ नहीं थी, हमारे पास भी नहीं थी ना मैथ। और कितने बच्चों के पास मैथ नहीं थी 12th 11th में? देखो उसके पास भी नहीं थी, फिर भी ऊपर से कितने नंबर आए कल? 80%। हाँ जी, मैं आपको इसलिए टॉपिक उठाया है कि अभी जो चैप्टर सर का टेस्ट हुआ था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि 11th 12th में बहुत उसको आपको वैसे तो जो बुक में थे ना वो सारे आ गए, पर जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज थी ना ऐसे नहीं की। फिर भी नंबर 70% तो लेकर आओ। मैं 100% कभी नहीं, मेरा देखो कभी भी किसी बच्चे कम आते हैं, हमेशा 70% बोलता हूँ। आपको 100% पास की गारंटी चाहिए मेरे से या हमारे इंस्टीट्यूट से, 70% लेकर आ जाओगे टेस्ट में। 65 ले आओ, 68 ले आओ, मतलब ये 40% 30% से पास नहीं करोगे। और छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन, आगे चल के बड़े खतरनाक टॉपिक पे आने वाले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है उनके लिए एक टिप बताता हूँ, जो हर बैच में बच्चे फॉलो करते हैं, पास हो जाते हैं। तो 1-2 टॉपिक छोड़ देते हैं बस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो प्रॉपरली 11th 12th का टॉपिक है, और जो नॉन मैथ वाले बच्चों को समझ में बहुत दिक्कत आती है, करने में नहीं आता समझ में, 1-2 टॉपिक वो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर जरूरी नहीं है 100 मार्क्स से करना है, 90 नंबर करके आ जाओ। बट अगर आप सारे टॉपिक छोड़ दोगे, आधा ही पेपर छोड़ दोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सर ने इतना सिंपल टॉपिक स्टार्ट किया जो 7th 8th क्लास से शुरू हो जाता है आपका, सही है ना? 10th बेस का टॉपिक स्टार्ट किया, कोई ऐसा टॉपिक नहीं उठाया सर ने जो प्रोबेबिलिटी टाइप या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप। तो 1 या 2 टॉपिक आप छोड़ सकते हो, सारे टॉपिक नहीं छोड़ सकते मैथमेटिक्स में। आप सोचोगे यार कुछ स्टैट्स के टॉपिक कर लेंगे, 40-50 नंबर का हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। आप 80 नंबर 90 नंबर करके आओगे पेपर, तब जाकर 50 60 70 नंबर आएंगे आपके उसमें एग्जाम के अंदर। 50 नंबर का 60 नंबर करके आओगे और सोचोगे 60 ही नंबर आ जाए, पॉसिबल नहीं है। सीए में तो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव मार्किंग में होती है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग के नंबर कटते हैं, सारे पेपर करके आ जाते हैं। जो आधा पेपर जो टेस्ट का है, आधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है टिक कर दिया, बाकी में आधे नहीं आते, आंख बंद करी, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 टिक, जहाँ पे 100 होगा पूरा लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है, छोड़ा करो। जो आपको नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है, लीव दैट, छोड़ दो उसको। 2 क्वेश्चन तो आपके मैम ने सही करवा दी कल इकोनॉमिक्स में, सबके 90+ हो गए। हाँ, वो डाउनलोड आंसर थे, अब डाउनलोड में देखो गलतियां हो जाती है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से मुझे कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए जो मैथ था या नहीं था। ये सिंपल टॉपिक, देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में नंबर नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट ये जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी बच्चे 2 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ो मैथ को, ठीक है। डेली 4 घंटे क्लास होती है, 4 घंटे घर पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ो घर पे। मैथ को अलग से 1-2 घंटे टाइम दो। पहले तो टॉप कर रहे थे वीक में, अब मुझे लग नहीं रहा तुम में से कोई टॉप करने वाले वीक के अंदर वाले, ठीक है। नए बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, तो थोड़ा सा मेहनत करो, राइट। क्या करिए? सर चाहते हैं कि नए बच्चे पीछे ही रहे। नहीं ऐसा नहीं है, सारे के सारे अच्छे नंबर से पास करो तो अच्छा लगता है। सर हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तुम बीच में मत बोलो। तुम डिमोटिवेट नेगेटिव। हाँ जी, एवरेज ड्यू डेट, इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो एवरेज करना, दूसरा ड्यू डेट। राइट, अब खाली ये क्वेश्चन आता है कि एवरेज ड्यू डेट निकालो, व्हाट इज एवरेज। मैं इसका मीनिंग डिटेल में बाद में समझाऊंगा, बट एक क्वेश्चन आता है एवरेज ड्यू डेट निकालो। वो क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। और एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि पहले ड्यू डेट निकालो फिर उसको एवरेज करो, तो वो क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। इन दोनों में से आपको क्या आता है? ऑलरेडी जो मैं सिखा चुका हूँ, क्या सिखा चुका हूँ? ड्यू डेट कैसे निकालते हैं। किस चैप्टर में सिखाया था मैंने ये? बेस ऑफ एक्सचेंज। तो 2 बच्चे नए आए हैं, उनको लिए आज मैं दोबारा से करा रहा हूँ ड्यू डेट। 10-15 मिनट लगेंगे, पुराने बच्चे हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ड्यू डेट निकालना सीखना है, उसके बाद ही तो हम एवरेज कर पाओगे, ठीक है। तो ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? छोटा सा एग्जांपल है, मान लो 15 जनवरी है प्लस 1 मंथ,
क्या होगा, ड्यू डेट क्या होगी 15 जनवरी के बाद एक महीना। अच्छा ड्यू डेट किसके निकालना है, कोई अपनी गुड सेल करे, राम ने श्याम को बेचा 15 जनवरी को, एक महीने का टाइम दिया, तो पैसे कब आएंगे, ये निकालते हैं ड्यू डेट। या बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राम ने श्याम को पीआर ड्रॉ किया, राम ने श्याम के ऊपर, और 15 जनवरी को ड्रॉ किया, बिल का पीरियड था 1 मंथ, तो पैसे कब मिलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी कब होगा, पैसे कब मिलेंगे, उसकी बात कर रहे हैं ड्यू डेट। 15 जनवरी और एक महीना, बताओ क्या आंसर आएगा, 18 पहले तो 15 फेब प्लस 3 दिन किस चीज से जोड़ते हैं, ग्रेस के, इंडिया है ना, तो इसके ऊपर मैंने स्टोरी भी सुनाई थी। 18 फेब इसका आंसर आ जाएगा, 3 दिन ग्रेस के, 3G हो गया। अगर यहाँ पर 15 जनवरी की जगह 25 जनवरी हो तो 25 फरवरी और 3 दिन 28, मतलब सेम डेट लेते हैं, 15 का 15, 25 का 25। बट अगर सेम डेट ना हो आपके पास, 31 जनवरी है और 31 फरवरी तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे, आप आगे आ जाओ, पीछे बैठो, आप दोनों आगे आ जाओ, आप भी यहाँ पे आगे आ जाओ, चेयर खाली पड़ी है, आ जाओ। बैक बेंचर्स, आगे बैठना स्टार्ट करो, यूरोप बच्चे हैं ना, आगे बैठना स्टार्ट करो। सर पीछे वाले लोग कर रहे हैं, देखो आ जाओ, आ जाओ, हाँ ये चेयर है। चेहरे नहीं है। ठीक है, 31 जनवरी और एक महीना, अब जो है 31 फेब तो होता नहीं है, क्या आंसर आएगा, 28 फेब प्लस 3 दिन, क्या आंसर आएगा, 3 मार्च, आखिरी दिन। 31 जनवरी को एक महीना कब खत्म होगा, 28 फरवरी को। मान लो रेंट पे कोई बिल्डिंग आपने ले रखी है, जितना जनवरी का किराया देते हो उतना फरवरी का किराया देते हो, ये थोड़ी बोलो कि भैया फरवरी में 2 दिन काम है तो हमें 2 दिन का काम रेंट ले लो, तो महीना होता है, चाहे 31 दिन का हो, चाहे 30 दिन का हो, चाहे 28 दिन का हो। 31 जनवरी और एक महीना, 31 फरवरी नहीं होता, बट लास्ट डेट पर महीना खत्म हो जाएगा। वैसे हम सेम डेट लेते हैं, 10 का 15 का 15, 25 का 25, बट लास्ट अगर सेम डेट नहीं है तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ। और अगर ये लीप ईयर होता तो क्या लेते, तो भी आंसर वही आता। अगर ये लीप ईयर होता 2020 होता, लीप ईयर है। अब ये हमारा क्वेश्चन सर लीप ईयर क्या होता है, ठीक है वो आपको पता है, 2020 लीप ईयर है, तो 29 फरवरी प्लस 3 दिन, आंसर तो वही आ गया, कुछ भी कर लो, ठीक है आंसर सेम आएगा, लीप ईयर है चाहे नहीं है, 3 दिन ग्रेस के हम ऐड कर देते हैं, ठीक है इतना आप समझ लीजिए। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ वापस, 15 जनवरी और 30 डेज है, अब आपका आंसर सेम नहीं आएगा, 1 मंथ करके लेते हैं, 15 जनवरी 1 मंथ, तो 15 फरवरी और 3, 18 फरवरी होता है, 18 फेब। अगर इसको मैं 30 डेज कर देता हूं तो क्या आंसर आएगा, अब काउंटिंग करना पड़ेगा, मंथ होता है तो हम सेम डेट लेते हैं, 15 का 15, 25 का 25, डेज है तो हम काउंटिंग करेंगे। जनवरी में कितने बचे हैं, 16 जनवरी बचे, इसको छोड़ दो 15 को, और फरवरी 30 में से 16 माइनस करें कितना बचा, 14, तो 14 फेब, ये आपका आंसर आएगा, 14 प्लस 17 फरवरी। समझ में आया, अब काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 15 जनवरी और यहाँ पर हो 3 मंथ्स, 3 महीने, तो क्या आंसर आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल और 3 दिन 18 अप्रैल। बट इसी की जगह अगर 90 डेज हो तो काउंटिंग करना पड़ेगा, और अब ये मैटर करेगा महीने में कितने दिन है। जनवरी में कितने बचे हैं, 16, फरवरी के 28, मैं मान रहा हूँ लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर है तो 29 देना पड़ेगा। मार्च में कितने बचे, मार्च में 31, अब 90 में से तीनों माइनस कर दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 90 में से तीनों माइनस करो, कितना बचेगा, करो, मेरी तरफ मत देखो, मेरा मैथ वीक है, 15 बचेगा। इसको एक लीप ईयर कर देते हैं एक बार, 2020,
2 फरवरी में, अब बताओ कितना बचेगा? 14, ठीक है। 14 अप्रैल प्लस 3 दिन कितना हो जाएगा? 17 अप्रैल, 17 अप्रैल। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट रहेगा आपका छुट्टी वाला। बारह जून और 2 महीने, क्या आंसर आएगा? 15 अगस्त। 12 जून और 2 महीने, क्या आंसर आएगा? यहाँ पर आंसर आएगा हमारा पहले 12 अगस्त और फिर 3 दिन का ग्रेस 14 अगस्त। अब 15 अगस्त और इसमें 1 दिन माइनस कर देंगे, नेशनल हॉलीडे आएगा। 14 अगस्त आपका आंसर आएगा। माइनस क्यों किया? 1 दिन वन डे माइनस क्यों किया? 15 अगस्त को छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडे होता है। तो आपको एक नया चीज क्या सीखना है? हॉलीडे, छुट्टी कब होती है? एक होता है पब्लिक हॉलीडे, एक होता है इमरजेंसी हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे में वन डे माइनस करते हैं और इमरजेंसी में 1 डे प्लस करते हैं। पब्लिक हॉलीडे कौन कौन से होते हैं? सामने बोर्ड पे ध्यान दो, बातें मत करो। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 31 सितंबर। याद है अभी तक इसका? बहुत बढ़िया। और बताना? 31 मार्च। 31 मार्च, सही बोल नहीं, सही बोल 1 अप्रैल है, सही है नहीं, 1 अप्रैल। ये 5 है। इसके अलावा कुछ और भी होता है, बताया ना, भूल गए। संडे, ऑल संडे। साल में कितने संडे होते हैं? कितने संडे होते हैं साल में? महीने में 4 होते हैं। साल में कितने होते हैं? 52, 52। सारे के सारे संडे। तो ये पब्लिक हॉलीडे होता है, 1 दिन पहले लेना है। अगर आपका फाइनल आंसर ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद इन दिन में कहीं पे भी आ रहा है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, संडे को आ रहा है, तो 1 दिन पहले लेना है, ठीक है? 1 डे बिफोर, क्योंकि इनका हमें पहले से ही पता होता है। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये छुट्टी तो और भी होती है, दिवाली, होली, भैया दूज, टीका, राखी, गोवर्धन, शिवरात्रि, बट वो एक ही भी होती है, बट वो सब नेशनल नहीं होते, वो सब एक कम्युनिटी के, पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के हॉलीडे होते हैं। पूरा नेशन, पूरा इंडिया भर नहीं होता। काफी स्टेट ऐसे को पता ही नहीं दिवाली क्या होती है, ठीक है ना? तो बहुत सारे, सबकी अपने अपने स्टेट में, बिहार में चले जाओ छठ पूजा होती है, बहुत दिवाली से ज्यादा मानते हैं छठ पूजा को, ठीक है ना? तो सबका अपना अपना है स्टेट का, अपनी अपनी कम्युनिटी का, बट पूरा इंडिया कब बंद होता है? ये नेशनल हॉलीडेज है, ये आपको याद रखना है। आपकी गर्मियों की छुट्टियां नहीं है यहाँ पे, ठीक है? समर हॉलीडेज नहीं है, विंटर हॉलीडेज भी नहीं है। तो ये आपको याद रखें, जो आपका पूरा इंडिया बंद होता है। सब स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसेज तो बंद होते हैं, प्राइवेट ऑफिसेज कुछ, प्राइवेट ऑफिस में भी अगर कुछ ये स्पेशल डेज हैं, अगर आप यहाँ ओपन करते हो तो फाइन भी हो सकता है। लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये 2 तो बड़े स्पेशल डेज हैं। इन 2 दिन तो अगर आप प्राइवेट ऑफिस भी नहीं खोल सकते, प्राइवेट बिजनेस भी नहीं चला सकते, फाइन भी लग सकता है, ठीक है ना? बाकी दिनों में प्राइवेट ऑफिस खुले होते हैं, काफी जगह संडे भी वर्किंग होते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफिस इन सब जगह बंद होते हैं। तो 1 दिन पहले लेना है। अच्छा, ये 2 डेट्स कौन सी हैं? 30 अप्रैल और 30 सितंबर, 1 अप्रैल, ये आपने कभी सुना नहीं पहले? ये कौन सी डेट्स हैं? हाँ, ये बैंक हॉलीडे बोलते हैं, बैंक बंद होता है। बैंक अपनी हाफ ईयरली क्लोजिंग करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हाफ ईयरली, तो बैंक बंद होता है, तो मान के चलते हैं बिजनेस भी वर्किंग नहीं हो पाएगा। बिजनेस में जो पैसे आपको लेने हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के, वो पैसे भी आपको नहीं मिल पाएंगे टाइम पे। तो ये इस दिन से भी 1 दिन पहले -1 डे कर देंगे, राइट? चलिए, क्लियर हो गई बात? इमरजेंसी हॉलीडे क्या होता है? अचानक से घोषित किया हुआ हॉलीडे, लॉकडाउन हो गया जैसे, ठीक बात है, कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गया, कोई वार हो गई इंडिया पाकिस्तान में, कर्फ्यू लग गया, ठीक है? या कोई पुराना, कोई होता है कई बार, कोई पुराना पूर्व राष्ट्रपति की डेथ हो गई है, 1 दिन का छुट्टी डिक्लेयर कर दी गवर्नमेंट ने, तो ठीक है? तो ऐसा कोई होता है कई बार, अचानक से गवर्नमेंट छुट्टी डिक्लेयर कर देती है, तो वो इमरजेंसी हॉलीडे है। उसका हमें पहले नहीं पता होता, इसलिए 1 डे आगे, 1 दिन आगे ले जाते हैं, +1 डे। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ अभी 12 जून और 3 महीना, और क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिया हुआ है
कि 15 सितंबर को संडे है, आप बताओ क्या आंसर होगा? पहले तो जुलाई अगस्त सितंबर 12 सितंबर आएगा प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो क्या क्या आंसर आएगा? 15 सितंबर -1 क्यों किया? 15 सितंबर को संडे, तो एक दिन कम कर देंगे, क्या आंसर आएगा आपका? 14 सितंबर। बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी जगह क्वेश्चन बोलता है कि 13 सितंबर को फ्राइडे है, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा। 13 को फ्राइडे है तो फर्क का मतलब -1 करेंगे नहीं करेंगे पूछ रहा हूँ मैं। 13 को फ्राइडे है तो 15 को संडे है। इससे भी क्वेश्चन कई बार और आपको घुमाता है, 13 की जगह वो बोल देता है नहीं 13 माइनस आप करो 7, कितना होता है? 6 सितंबर को फ्राइडे है। अब हमारा आंसर तो आ रहा है 15, कई बच्चे ध्यान नहीं देते। 6 सितंबर को फ्राइडे है तो संडे कब होगा? 8 को। 8 के बाद नेक्स्ट संडे कब होगा? 15। आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, सीए करेगा वो, ठीक है ना? 21 को फ्राइडे है, 20 को 20 को फ्राइडे है, संडे कब होगा? 22, उससे पिछला संडे 15 को याद है, तो आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। संडे वैसे आपको ये सारे डेट्स तो आपको याद रखनी है। अब संडे तो हमें पता नहीं ना कब होगा, कभी भी हो सकता है, तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ हिंट बताएगा आपको। संडे तो हमारे अभी से पहले मैंने कई सारे एग्जांपल लिए थे, 25 जनवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी, संडे तो कभी भी हो सकता है, बट वो आपको नहीं पता, तो जो आंसर हम मान लेंगे वर्किंग डे है, संडे नहीं है। अगर संडे होगा तो कुछ ना कुछ हिंट आपको ब्रैकेट में दिया होगा, उससे आपको चेक करना है। तो 20 सितंबर को फ्राइडे है, संडे होगा 22 को, उससे पिछला संडे 15 को, -1 करके 14 हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है 15 को इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी हॉलीडे है, तो क्या होगा? +1 कर देंगे, 16 सितंबर, राइट, एक दिन प्लस कर देंगे, इजी है, ठीक है। चलिए अभी लास्ट थिंग बता रहा हूं मैं इसके साथ। जनवरी और 1 महीना आपने आंसर बताया, 15 फरवरी प्लस 3 दिन ग्रेस के 18 फरवरी, ठीक है। ये 3 दिन का ग्रेस कभी तभी जोड़ेंगे जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अगर सिंपल सेल परचेज है विदाउट एनी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसका आंसर 15 फरवरी ही है, विदाउट एनी बिल्स ऑफ ग्रेस। मैंने राम ने शाम को बुक्स बेचा, 1 महीने के लिए उधार दिया, 15 जनवरी को बेचा, 1 महीने के लिए उधार दिया, तो उसका ड्यू डेट 15 फरवरी ही आएगा। हाँ, अगर राम ने शाम पे बीआर ड्रॉ किया और श्याम ने उसको एक्सेप्ट किया, राम के लिए बीआर, श्याम के लिए बीपी, उस केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम 3 दिन का ग्रेस ऐड करते हैं। नॉर्मल सेल परचेज में 3 दिन का ग्रेस हम ऐड नहीं करते, ठीक है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 करो, काफी बच्चों ने किया हुआ है, बट अब दोबारा करो, इसी टॉपिक के ऊपर है, तब हम आगे पढ़ेंगे। कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। बिल की मैच्योरिटी डेट यानी वो ड्यू डेट बतानी है, ग्रेस पीरियड मिलाकर, ड्यू डेट ग्रेस पीरियड मिलाकर 15 मार्च और 3 महीना। आंसर देखो नीचे दिया हुआ है, 15 मार्च 3 महीना, नीचे आंसर कितना दे रखा है? 18 जून। ऐसे बी का आंसर दे रखा है 3 जुलाई। तो ये सारे आंसर आपको निकालने हैं, अभी 10 मिनट है आपके पास। 7 क्वेश्चन है, 4, 8, 11 क्वेश्चन है, 11 मिनट है, आंसर निकालो ये सारे। एक तो नीलाक्ष नहीं आया, और कौन नहीं आया? नीलाक्ष के अलावा मिशन, ओके।
हाँ प्रीति देखो, इसमें 15 मार्च और 3 महीना, नीचे आंसर दे रखा 18 जून, तो ये सारे आंसर निकालने हैं। करो फटाफट से कॉपी में। सारे आंसर आ गए? ठीक है, बाकी बच्चों को करने दो। रोहन ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है फर्स्ट टेस्ट से। इको में, अकाउंट्स में कैसा गया? ठीक है। हो गया प्रवेशी का मुस्कान, सारे क्वेश्चन उनका कराओ पूरा। प्रीति मामला कितना रह गया? सारे हो गए, अब करो पूरा। नन्ही अंशी कोई डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को? हो गए सारे इजी, चलो रिवीजन हो गया आपका। उसके अब ये चल, हाँ जी वो था ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एक क्वेश्चन आपने छुपवा दी थी एंट्री। हाँ जी, सेल्स रिटर्न वाली। हाँ जी क्वेश्चन में थी, ठीक है। वो बता दिए। तो वो तो चैप्टर में आएगा, तब चैप्टर नहीं होना अभी आपका सेल्स रिटर्न बेसिस, वो चैप्टर होगा तभी वो एंट्री समझ में आएगी। तो
तो वेट करो चैप्टर होने का, ठीक है। हो जाता है कई बार एक आध एंट्री के पीछे चैप्टर कराना पड़ता है, ठीक है। हाँ जी देखो, बाकी जो डाउट्स हैं रेक्टिफिकेशन के मैं लूँगा आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं। चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, 2 क्लास के लिए, तो थर्ड क्लास में डाउट्स वगैरह चलाएंगे, इजी रहेगी हमारी थर्ड क्लास इस वीक वाली, राइट। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है एवरेज ड्यू डेट, टॉपिक का नाम क्या था? एवरेज ड्यू डेट। इसमें से आपने ड्यू डेट निकालना तो सीख लिया, एवरेज ड्यू डेट ये आपको आ गया है। अभी ये सीखना है एवरेज क्या होता है। पहले तो मीनिंग समझो कि होता क्या है, निकालेंगे कैसे, बात की बात है। राम ने श्याम से पैसे लेने हैं, ये ड्यू डेट से, क्वेश्चन में ड्यू डेट दी हुई है, तभी ये कोई क्वेश्चन आपका सिर्फ डेट नंबर का है, क्वेश्चन सेकंड 1.5 मार्क्स। ड्यू डेट आपको निकाल के दी होती है ऑलरेडी आंसर में, सिर्फ एवरेज करना है तो 1.5-2 नंबर क्वेश्चन है। बट अगर ड्यू डेट भी आपको पहले निकालनी है फिर उसको एवरेज करना है तो 4-5 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, राम ने श्याम से पैसे लेने हैं, 20 फरवरी को लेने 5 लाख, 20 मार्च को लेने 5 लाख, 20 अप्रैल को भी लेने 5 लाख, टोटल कितने पैसे लेंगे? 15 लाख। तो ऐसी को डेट बताओ जहां वो पूरा 15 लाख रुपए ले ले और किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस ना हो, ना फायदा हो, इट्स ए ब्रेक इवन डेट। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर ये 15 लाख रुपए राम जो है 20 फरवरी को ले लेता है सारे के सारे, तो किसको इंटरेस्ट का फायदा है? राम को, श्याम को? इंटरेस्ट, ब्याज बहुत बड़ी चीज होती है बिजनेस में। 15 लाख रुपए राम ने श्याम से लेने हैं और अगर ये 20 फरवरी को ही ले लेता है सारे पैसे, वैसे ले लेते 20 फरवरी को 5 लाख लेने थे, 20 मार्च को 5 लाख लेने थे, 20 अप्रैल को 5 लाख लेने थे। बट अगर ये सारे के सारे पैसे 15 लाख रुपए 20 फरवरी को ही ले लेता है तो इंटरेस्ट का फायदा किसको है? पैसे राम को चाहिए। श्याम को पैसे फायदा, राम को फायदा, पैसे आ रहे हैं उसके पास, जल्दी पैसे आ रहे हैं, जिसके पास जल्दी पैसे आ रहे हैं उसको फायदा है इंटरेस्ट का, ठीक है। और अगर ये सारे पैसे राम 20 अप्रैल को लेता है तो श्याम को फायदा, वो लेट पेमेंट कर रहा है। जिसके पास पैसे जल्दी आ रहे हैं यहाँ पे उसको फायदा हो गया, और अगर लेट पैसे आ रहे हैं तो इसको नुकसान है, उसको फायदा है, वो लेट पैसे देगा। आप किसी, इसको छोड़ दो, वैसे आपने किसी को 50 लाख रुपए देने हैं, बैंक में डालो, बैंक आपको 50 लाख का 50,000 तो इंटरेस्ट दे देगा 1 महीने का। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है ना। तो जितना लेट दोगे उतना आपको फायदा है इंटरेस्ट का, ये चीज समझो। तो ये चैप्टर में आपको क्या निकालना है? ब्रेक इवन डेट निकालनी है, एक ऐसी डेट निकालनी है जहाँ टोटल पेमेंट कर दी जाए और किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। तो ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो क्या करो, ऐसी कोई डेट 20 मार्च, तो इसका आंसर जो है 20 मार्च, एवरेज ड्यू डेट, यही आंसर है 20 मार्च। अब चेक करते हैं ब्रेक इवन डेट कैसे है। 20 मार्च को 5 लाख तो लेने थे, वो तो था ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 5 लाख तो लेने थे। ये वाले 5 लाख 1 महीना लेट आ रहे हैं और ये वाले 5 लाख 1 महीना जल्दी आ रहे हैं, ब्रेक इवन हो गया ना। बीच वाले 5 लाख तो लेने थे 20 मार्च को, ऊपर वाले 5 लाख 1 महीना लेट आ रहे हैं और नीचे वाले 5 लाख 1 महीना जल्दी आ रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक इवन हो गया। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो, मीनिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट, मतलब क्या होता है एवरेज ड्यू डेट का? It is an equated date, break even date on which single payment may be made. एक single payment कर दी जाए in lieu of several payments, कुछ payments के बदले में, lieu मतलब बदले में, कुछ payments के बदले में एक single payment कर दी जाए which are due on different dates. Obviously देखो ये सारी payments they are due on different dates, so that none of the party, कोई भी पार्टी, राम या श्याम, they will suffer from the point of view of interest, किसी पार्टी को भी इंटरेस्ट का लॉस ना हो। क्लियर हो गया? इट्स ए ब्रेक इवन डेट ऑन विच सिंगल पेमेंट कैन बी मेड। ये पूरे 15 लाख रुपए इकट्ठा दे दिए जाएं, बदले में, किसके बदले में? इन लिeu ऑफ, इन 3 पेमेंट्स के बदले में, सेवरल पेमेंट्स के बदले में सिंगल पेमेंट कर दी जाए 15 लाख की, ठीक है, ताकि किसी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस ना हो। तो इसका आंसर है 20 मार्च। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मैं अभी भी छोटी छोटी क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में भी नहीं आते, ताकि आपको स्टार्टिंग दे पाऊँ, फिर उसके बाद में पेपर आपका स्टार्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 से। सही बताओ, ये पहले 4 क्वेश्चन तो बस एक बेस बनाने के लिए है, बिल्कुल। ये पहले जैसे नर्सरी होता है, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, धीरे धीरे आपको ऊपर उठाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 पे आओ।
1 फरवरी को लेने हैं 5 लाख और 29 फरवरी को लेने हैं 5 लाख। अब कैसे होगा? 1 फरवरी को 5 लाख, 29 फरवरी को 5 लाख। अब बताओ क्या ब्रेक इवन डेट होगी? 14 या 15 क्या होगी? 14 या 15? सोच के बताओ। 15 वापस वो सेक्टर या 16? मैंने इसका आंसर भी नहीं दिया जान करके, मुझे पता था इसमें आंसर दे दूंगा तो रह क्या जाएगा इसमें? कोई चूड़ी वाली बात हो गई, चूड़ी वाला बताया था ना। इसमें क्या है? तो इसमें ये इतने छोटे क्वेश्चन है, इसमें आंसर दे दूंगा तो बचेगा ही नहीं इसके अंदर। 15 में गड़बड़ है। अगर आप 15 फरवरी इसका आंसर करते हो तो ये वाला 14 डेज लेट आएगा, ये वाला 14 डेज लेट होगा और ये वाला कितना जल्दी होगा? 14 ही होगा। ठीक है चलो, 14 डेज जल्दी होगा। माइनस 1 + 14 15 और 14 प्लस, ठीक है ये आंसर इसका। लिख लो आंसर 15 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 3, 15 फरवरी पहली वाली पेमेंट 14 डेज लेट होगी, दूसरी वाली पेमेंट 14 डेज जल्दी आएगी। इसका आंसर लिख लो 15 फरवरी। सेकंड का भी आंसर लिख लो 20 मार्च। 20 मार्च। क्वेश्चन 4 पे आइए। 1 मार्च है और 31 मार्च है। अब क्या होगा आंसर? 1 मार्च को पेमेंट लेनी है आपने और 31 मार्च को पेमेंट लेनी है। क्या आंसर आएगा? 16 मार्च आएगा। बिल्कुल ठीक है, 16 मार्च आएगा। तो इसमें 15, ये वाला पहली पेमेंट 15 दिन लेट आएगी और ये वाली पेमेंट 15 दिन जल्दी आएगी। तो 16 मार्च इसमें आंसर लिख लो 16 मार्च। सिंपल ब्रेक इवन है, एवरेज वैसे ही कर सकते हो। 31 + 1 / 2, 1 + 31 / 2, 16 मार्च। तो पहली पेमेंट 15 दिन लेट आ रही है, दूसरी पेमेंट 15 दिन जल्दी आ रही है। लिखिए आंसर 16 मार्च। 15 मार्च नहीं है। 15 मार्च अगर आप इसका आंसर करते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? देखो, पहली पेमेंट लेट आएगी 14 डेज 14 दिन और दूसरी पेमेंट 15 मार्च और 31 मार्च में कितना फर्क होता है? 16 दिन में। यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका आंसर 16 मार्च है। 16 मार्च में एग्जैक्टली 15 डेज और 15 डेज आएंगे। बट क्वेश्चन 4 हो गया आपका। क्वेश्चन 4 5 में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों, और यहीं से आपका समझ लो चैप्टर असली में स्टार्ट है। तो बुक के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 ऐसे क्वेश्चन है आपके हैं स्टार्टिंग में। 3 पेमेंट्स हैं, थोड़ी डेज अलग अलग है यहाँ पे। 20 फरवरी को लेने हैं 5 लाख, 20 मार्च को लेने हैं 5 लाख और 20 जुलाई को लेने हैं 5 लाख। सोच के बताना। अब इतना आसान नहीं है जैसे पहले था। पहले था देखो फरवरी मार्च अप्रैल, तो अपने फटाफट से आंसर दे दिया मार्च, बीच में आ रहा है। अभी फरवरी मार्च और अप्रैल नहीं है, जुलाई है। बताओ, सोच के बताओ क्या ब्रेक इवन डेट होगी जहां पूरे 15 लाख रुपए ले लिए जाए और किसी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस फायदा ना हो? सर 20 अप्रैल। 20 अप्रैल पहला आंसर। दूसरा आंसर बताओ, और कोई आंसर है? क्वेश्चन नंबर 5। यही है? हाँ जी, नहीं निकल पा रहा, दिक्कत आ रही है। कुछ तुक्का भी मार सकते हो। जनरल एंट्री बड़े तुक्के मारे थे, इसमें मारो कुछ तो लगाओ, बताओ। गलत बता दो,
आपको कौन सा यूट्यूब पे जा रहा है वीडियो बताओ। ये तो सर ऑनलाइन क्लास में नहीं, इसको खोल के देखी समय प्रवेश का बड़े तो भी होता रहता है। तो मैं बोलूंगी नहीं अब क्लास में। ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम इतना बड़ा है सबको याद हो गया। मैं तो टाइप करते पहले टाइप करता मैं कौन यार इतना बड़ा टाइप करेगा, पारुल नहीं टाइप कर देते। सर पाल बोलने लगे। इतना बड़ा टाइप करता कई बार तो ऐसा होता छोड़ यार मैसेज ही नहीं करते। इतना बड़ा नाम पहले कौन टाइप कर लिया। बट अब शॉर्ट में मुझे याद हो गया, शॉर्ट में काम चल जाता है। आप टी लिख दिया वो भी चल जाएगा। देखो इसका आंसर 20 अप्रैल ही है। कैसे है मैं बताऊंगा, बट वैसे चेक करते हैं 20 अप्रैल में क्या हो रहा है। ये वाली पेमेंट 2 महीने लेट आ रही है, ये वाली पेमेंट 1 महीना लेट आ रही है, और ये वाली पेमेंट 3 महीने जल्दी आ रही है। ब्रेक इवन हो गया। पहली पेमेंट 5 लाख की इक्वल पेमेंट्स हैं, ये भी कुछ है यहाँ पे पॉइंट। पहली पेमेंट 2 महीने लेट आ रही है, ये 1 महीने लेट आ रही है, दोनों मिलाकर 3 महीने लेट हो गया, और ये 3 महीने जल्दी आ रही है। हो गया ना ब्रेक इवन। अब पेपर में ऐसे तुक्के कैसे मारोगे, मतलब ये तो फिर हवा में तीर छोड़ने वाली बात होगी। तो इसका कोई मैथमेटिकल तरीका भी होगा कैलकुलेट करने का, वो सीखना है हमें, राइट। तो अब नोट करो प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन 445 नोट करो फिर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट लेंथ बेस डेट डी, बेस डेट 20 फरवरी 2012। ड्यू डेट 20 मार्च 20 जुलाई 2012। मंथ्स फ्रॉम किसी का नाचने का मन कर रहा है तो बता देना। सर ये तो कर बिना से भी पूछो इससे। मंथ्स फ्रॉम दिस डेट मैं तो क्या करना 0 1 and 5। नोट करो
बाहर चले गए एक बार अच्छे से हंस के आ जाए। नहीं, ये जब तक बजेगा तब तक हंस के आती रहेगी। देखो तो एक बेस रेट मानना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, लेट बेस रेट बी 20th फरवरी। ये 3 क्वेश्चन में डेट्स थी, इन तीनों में से कोई भी एक बेस डेट मान लो, एक बेस मानना पड़ेगा। चाहे इन तीनों में से पहली बार, दूसरी बार, तीसरी मान लो, या कोई और डेट मान सकते हैं, लाइक 1 जनवरी मान सकते हो, या अपना हैप्पी बर्थडे मान लो, आंसर सबसे सेम आता है, बट एक बेस डेट लेना बहुत जरूरी है। कैसे कैसे क्यों आए हो? चलो बात। डेट कैसे हो गया आज? एग्जाम में गए थे। बैकअप ले लेना आज मेरी क्लास में, ठीक है? चलो, तो एक बेस डेट मानना बहुत जरूरी है, चाहे फरवरी, मार्च, जुलाई या 1 जनवरी या आपका हैप्पी बर्थडे भी चलेगा, आंसर सेम आता है। मैंने अभी इसको माना 20 फरवरी 2012 बेस डेट मान लिया, तो यहां से यहां तक कितना टाइम होता है? 0। और 20 फरवरी से 20 मार्च तक कितना टाइम होता है? 1 मंथ, मंथ्स फ्रॉम द बेस डेट, टाइम देना है। और 20 फरवरी से 20 जुलाई तक कितना टाइम होता है? 5 मंथ्स होता है, सेम इक्वल है ना? तो मंथ्स फ्रॉम बेस डेट 0 1 टोटल किया, ये फार्मूला लगा दिया, बेस डेट प्लस टोटल ऑफ मंथ डिजिट, इनका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 3, ये आपका आंसर आ गया। ये मैथमेटिकल तरीका है कैलकुलेट करने का, इजी है, ठीक है? अब मैं चेंज करके दिखा रहा हूं, आपको नोट नहीं करना, बेस डेट चेंज करके भी सेम आंसर आता है कि नहीं, ठीक है? नोट नहीं करना, बस वैसे ही समझ लो। अगर हम मानते हैं 20 मार्च बेस डेट, 20 मार्च 2012, तो ये 0 हो जाएगा, ये होगा -1 और ये होगा 4 प्लस 3 मंथ्स फ्रॉम बेस डेट, इससे यहां तक, तो ये उल्टा जा रहा है तो माइनस में लेना है। मंथ्स फ्रॉम बेस डेट से यहां तक कितना है? रिवर्स जा रहा है तो माइनस में लेना है। ये 0 होगा, ये आगे जा रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने, टोटल आएगा +3। बेस डेट आपने मानी है 20 मार्च प्लस 3 डिवाइड बाय 3 1 मंथ, देखो सेम आंसर है ना? चेंज करके देखते हैं। 20 जुलाई सेम आएगा, समझ गए। पक्का? चलो समझ गए, अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बेस डेट मानते हैं 1 जनवरी, तब आंसर वही आएगा, बट अब मंथ्स में नहीं हो पाएगा। डेट्स में मंथ्स में कब हो सकता है? जब जो है 20 है और आपकी बेस डेट भी 20 है, यहां भी सारी डेट्स में 20 हो और आपने बेस डेट भी 20, इनमें से कोई ली है 20 तारीख, तो मंथ्स में हो सकता है। अगर आपने 1 जनवरी लिया है या आपका हैप्पी बर्थडे लिया है, कुछ भी डेट ले लो, आंसर सेम आता है, बट डेज में करना पड़ेगा। वो करके देखते हैं, डेज फ्रॉम बेस डेट, ठीक है? करो एक बार। 1 जनवरी 2012 से जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 30 बचे हैं। एक जो है उसको छोड़ दो, 30 बचे हैं जनवरी में, और फरवरी के 20, 50 दिन। जिससे शुरू करो उससे छोड़ना पड़ता है, रिमेनिंग तो 20 ले लें। क्या 20? 20 वो ठीक है, 20 ओके। मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये, अगर यहाँ पर ये 20 15 12 हो तो करना पड़ेगा ना, डेट अलग-अलग भी हो सकती है। डेट अलग हो सकती है। हाँ जी, सोचिए टाइम वेस्ट करा रहा है सर हमारा, टाइम वेस्ट नहीं करा रहा, काम की कीजिए। और यहाँ पे अब आओ, 1 जनवरी से यहाँ तक कितने दिन है, इसमें शॉर्टकट बता रहा हूँ। यहाँ तक तो आपने निकाले हुए है ना, तो 50 से शुरू हो जाओ। फरवरी में कितना बचा? लीप ईयर कि नहीं है? लीप ईयर है 2012 या नहीं है? 12 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हुआ है। फरवरी मार्च में 20 दिन, कितना हो जाएगा? 79। अगर मैंने एक शॉर्टकट यूज किया, मुझे चाहिए था जनवरी, 1 जनवरी से 20 मार्च तक कितना दिन है, मैंने यहाँ जनवरी से 20 फरवरी तक तो कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैंने 50 से शुरू कर दिया, 50 प्लस इन दोनों के बीच का गैप ले लिया मैंने। फरवरी में बचे 9 डेज और मार्च के 20। आप करना चाहो शुरू से कर सकते हो, वही करना शुरू से भी कर सकते हो। समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है ना, चीज वही है, आएगा 79। यहाँ जनवरी से स्टार्ट कर दो, 30 डेज जनवरी के
स्टार्टिंग से करते हैं, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी से 20 मार्च में कितना दिन है? जनवरी में 30, फरवरी में 29, मार्च में 20। आंसर तो भी 79 आएगा। इसका मैंने शॉर्टकट क्या किया, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक तो आपने निकाला होगा, तो 50 दिन तो मैंने ये ले लिए। 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 50 दिन, प्लस यहां से यहां तक कितने दिन होते हैं? फरवरी में बचे 9 और मार्च के 20। ये शॉर्टकट लगाया, ठीक है। अब ऐसे ही शॉर्टकट भी यहाँ पे लगाऊंगा। 79 तक तो आपका आ ही चुके हो यहाँ तक, मार्च तक, प्लस मार्च में कितने दिन बचे हैं? यहाँ से यहाँ तक का गैप लेना है। मार्च में 11, ठीक है। मार्च, अप्रैल में कितने हो गए? मई, 31, जून, जुलाई। सर टोटल करना, कैलकुलेटर उठाओ, कैलसी अब लेकर आना स्टार्ट कर दो। 12th नहीं है, कैलकुलेटर पेपर में अलाउड है, और यहाँ पर क्लास में भी लेकर आना सब बच्चों को। 170। कैलकुलेटर कितने बच्चों के पास है अभी क्लास में? अभी नहीं है सर। अभी घर पे तो सबके पास होता है 170। कैलकुलेटर। कई बच्चों ने खरीदा भी नहीं होगा अभी तक, 12th वाली आदत पड़ रही है, सब कुछ दिमाग से ही करना है, या वो हाथ से लगी है, हाथ से लगी तो। अब सीए में कैलकुलेटर अलाउड है, क्लास में लाओ। फोन भी अलाउड है सर? फोन नहीं लाओ, कैलकुलेटर अलाउड है। कितना है? 201। 201 टोटल करना। बताओ। 280 एंड 50, 330, ठीक है। बेस रेट लिए 1 जनवरी 2012 प्लस, अच्छा 330 से डिवाइड अब कितना करोगे? अब ये थोड़ा सा आपका जो है टोटल ऑफ डेज, यहां पे टोटल ऑफ डेज विजिट्स ये आपने किया 330, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 3, कितना होगा? 110। ये डेज आएंगे, पहले मंथ्स किया था तो यहाँ मंथ्स आए थे, अब आपने डेज किया तो यहाँ पर डेज आएंगे। ये चीज ध्यान, टोटल ऑफ डेज, डेज के डेज को टोटल कर लिया 110, ऐड करो 110 से ऐड कर दें। 1 जनवरी 2012 में, जनवरी में कितने बचे? 30 जनवरी के, फरवरी के, मार्च के। अब बताओ, ये माइनस करो 110 में से, ये तीनों माइनस करो, 20 बचेंगे। 20 बचेंगे ना। तो अप्रैल के 20, ये आपका आंसर आ गया 20 अप्रैल। समझ में आया पॉइंट? तो बेस डेट कुछ भी ले सकते हो, इन तीनों में से कोई डेट ले सकते हो, 1 जनवरी ले सकते हो, आपका हैप्पी बर्थडे ले लो तो भी आंसर सेम आएगा। सबसे आसान तरीका क्या है? फर्स्ट डेट को 0 लो, मतलब बेस डेट लो, तो पहला तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा और इजी हो जाती है। तो सबसे इजी वे है कि पहली डेट को ही बेस डेट ले लो, एक तो 0 हो जाएगा, सारे प्लस में आंसर आएंगे, कोई माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे आगे से हम जो भी क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट डेट को ही हम क्या लेंगे? बेस डेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। अब क्या फर्क है 5 और 6, कंपेयर करो एक बार। डेट्स तो वही है, अमाउंट चेंज है। 5 और 6, तो मैं एक बार 5 वापस करा रहा हूं, जो हमने ओरिजिनल किया था 20 फरवरी 2012 से किया था हमने। यहां लिया था हमने मंथ्स 0 1 5 6, 20 फरवरी 6/3, that is 2 months। ये किया था हमने क्वेश्चन 5। सबसे इजी भी यही है, पहली डेट को बेस डेट ले लो, पहला तो 0 हो जाता है, देन 20 फरवरी से 20 मार्च तक 1 महीना, 20 फरवरी से 20 जुलाई तक 5 महीने, ठीक है। टोटल आपका बेस डेट फॉर्मूला है, बेस डेट प्लस इसका टोटल ऑफ मंथ विजिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, 1 2 3 इंस्टॉलमेंट है, 2 महीना, ये आंसर आ गया। अब ये शॉर्टकट है, ये भी जो मैंने कराया। अमाउंट्स इक्वल होते हैं तभी ये चल पाएगा, अगर अमाउंट्स इक्वल नहीं है तो ये आंसर नहीं है, गलत। देखो इसका आंसर क्या दे रखा है 6 का, 20 मई, तो हमारा आंसर तो 20 अप्रैल आ रहा है।
20 अप्रैल आंसर बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां पे अमाउंट्स इक्वल है। और अभी तक देखो मैंने यहाँ पर इस पूरे फार्मूले में कहीं भी अमाउंट को तो कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो इक्वल था। बट अब अगर अमाउंट इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, तो आपको अमाउंट लेकर वेटेड एवरेज कुछ निकालना पड़ेगा। आपने सिंपल एवरेज कर दिया, मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अमाउंट्स को भी ध्यान में रखकर अब आपको एवरेज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे? प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा, जैसे ड्राइंग्स में लगाते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना है, अभी नोट ही मत करना, पहले बोर्ड पे देखो। एक कॉलम बनाना है अमाउंट का, रुपीस। एक कॉलम बनाना है प्रोडक्ट का, रुपीस। 500, 1250 और 2000, ये 1000 में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। ये ऊपर ही लिख देंगे रुपीज 1000 तो भी चलेगा, रुपीज इन थाउजेंड्स। ऊपर लिख सकते हो यहाँ पे फिगर्स इन रुपीज 1000, यहाँ भी लिख सकते हो या इनके नीचे भी लिख सकते हैं। एक जगह तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके जो फिगर्स हैं ये थाउजेंड्स में, 5 लाख, 12 लाख 50,000 और 20 लाख, थाउजेंड में मल्टीप्लाई करो तो पहला तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 500, 0। और ये 1250, तीसरा क्या हो जाएगा? 10,000। टोटल करो, आप इसके टोटल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टोटल चाहिए आपको। इसका टोटल कितना आता है? 3,750। इसका टोटल 200। फार्मूला थोड़ा सा बदलेगा आपका, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। 11,250 डिवाइड बाय 3,750, दैट इज, निकाला। ग्यारह 250 से 3,750 डिवाइड करो, कितना आ गया? एग्जैक्टली 3 आ रहा है। ठीक है, 3 ये डेज आएंगे, मंथ्स आएगा? 3 क्या आएंगे, डेज या मंथ्स? मंथ्स। हमने हाँ मंथ से किया ना, अगर डेज में करते तो डेज आता, और मंथ से क्यों किया? क्योंकि सारी 20 तारीख है। अगर ये होता 20, 15, 12 तो डेज में करना पड़ जाता आपको, ठीक है ना? तो फिर यहाँ पे भी डेज आ रहा। अभी ये 3 मंथ्स आएंगे, तो 20 फरवरी और 3 महीना, क्या आंसर आएगा? 20 में। तो दिस इज प्रोडक्ट मेथड जो आपको आगे चल के हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इवन पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप ये अप्लाई करोगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो भी आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था हमारा। ऐसा नहीं कि पिछले 5 में ये लग नहीं सकता, 5 में लगाओगे तो ये लग जाएगा, आंसर वही आएगा, बट टाइम वेस्ट है। अमाउंट इक्वल होते हैं तो हम शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, बिना प्रोडक्ट मेथड के भी क्वेश्चन हो जाता है अगर अमाउंट इक्वल है। बट अमाउंट अलग डिफरेंट है तो आपको फिर ये प्रोडक्ट मेथड लगाना ही पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। दिस इज द ब्रेक-इवन डेट, 20 मई को आप पूरे पैसे ले सकते हो, 3750, 37,50,000। नोट कर लो। क्वेश्चन 6 नोट करना है, क्वेश्चन 7 अभी सबका क्लास वर्क है, आंसर निकाल के दिखाओ सब बच्चे। क्वेश्चन 7 का सब बच्चे आंसर निकाल के दिखाओ ये नोट करने के बाद। क्या फर्क है 6, 7 में? कंपेयर करो एक बार, डेट्स अलग अलग है, 15, 20, 27। अब ये मंथ्स में नहीं होगा, किसमें होगा? डेज में होगा, बस एक फर्क है, डेज में करेंगे।
जैसे हमने इसमें मंथ लिया था तो इसमें तो सर डेट से अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे ना। डेज करना पड़ेगा तो डेज से मल्टीप्लाई करेंगे amount। और क्या जो हाँ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। मंथ्स में हो ही नहीं पाएगा ना अलग अलग डेट से, सेम डेट होती है तभी मंथ्स में हो सकता है। सौ गज प्लाट मिल रहा है 2.5 लाख रुपए में, गवर्नमेंट अप्रूव स्मार्ट सिटी फुलेरा। कहाँ पर है फुलेरा? फुलेरा कहाँ पे? कहीं तो कहीं ये लो। पता ही नहीं। सर हो गया। ओके आंसर आ गया। सर मेरे जो डेज थे ना वो पॉइंट में आए थे तो मैंने हाँ उसको ऐसे राउंड ऑफ कर कर लो, लिया। पॉइंट में आप राउंड ऑफ कर लो। 0.5 से ऊपर है तो आगे जाएगा, 0.5 से कम है तो पीछे कर देगा। आया सर 23 अप्रैल ये है। बाकी बच्चे तो 67 पॉइंट कुछ होता है। पॉइंट कितना आ रहा है? 4 तो 67 ले लो। 0.5 से ऊपर है तो आगे जाते हैं, 0.5 से कम है तो पीछे लेते हैं।
ये बताना पहले वाला कितना आ रहा है उसका? 34 फरवरी में कितने बचे? 14 प्लस 34 प्लस अप्रैल में टोटल करो इन तीनों का। 102 फरवरी आपका मार्च के भी तो लगा होगा। हाँ मार्च के भी लगेंगे। क्या मार्च 101 अप्रैल में वही 7 4 11 और 12 2 आएगा। कितना रहेगा? सर आपने 102। लास्ट के नंबर ऐड करने में पता लग रहा है 2 आएगा। अच्छा और ये वाला क्या 2,04,000 टोटल 2,38,000 500 3500 से डिवाइड करो कितना आ रहा है? सर 68.14 कुछ आ रहा है 68 डेज ब्रैकेट में कर देना अप्रॉक्स पॉइंट में आ रहा है तो 68 डेज अप्रॉक्स 0.5 से ज्यादा होता है तो 69 डेज अप्रॉक्स। ठीक है आपका ये आंसर आ जाएगा 23 अप्रैल। कैलकुलेट कर लेना ये आंसर आएगा 23 अप्रैल 2012। गलती पता लगी आपको? कहाँ गलती करेगी? कहाँ गलती करेगी? सही। 8 क्वेश्चन पे आओ सब बच्चे 8 और 9 ये दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इनके देखो होमवर्क होमवर्क है 8 और 9 घर से करके आने होम का वर्क है। ठीक है लेवल 3 पे आ जाइए क्वेश्चन 10 लेवल 3। वैसे मैंने इसमें क्लास 2 लिखा हुआ है बट कोई बात नहीं है क्लास 2 अब चलने दो टाइम होते हैं हमारे पास आज। ठीक है क्लास 2 जो है सर हम यही कर लेते हैं ना होमवर्क। नहीं होमवर्क करते क्वेश्चन 10 अभी बुक से नहीं करना बुक से नहीं करना इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है इसमें ही कर लो 8 और 9 कर लो। ठीक है क्वेश्चन 10 कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पीरियड टाइम जो अभी तक था ना पीरियड। अब ये 10th क्वेश्चन में और जो भी आपने किया 7th में कंपेयर करो क्या डिफरेंस है? बीच में डेज और मंथ बनना चाहिए। 7th अभी तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे और अब जो ये क्वेश्चन है लेवल में 10th इसमें क्या है? बहुत मेजर डिफरेंस है बताओ। पीरियड दिया हुआ है यानी पहले तो आपको यहाँ ड्यू डेट्स निकालनी है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने सिखाई थी। अभी तक आप जो कर रहे थे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे छोटे छोटे। अब ये आपने क्या सीखा? ये इतना बड़ा आपने सीखा एवरेज ड्यू डेट करना बट ये ड्यू डेट भी तो निकालनी सिखाई थी ना शुरू में। तो ऐसा ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पहले आपको ड्यू डेट्स निकालनी है उसके बाद आपको ये सारा वर्किंग करके एवरेज करना है। ड्यू डेट जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखी थी। संडे इमरजेंसी हॉलिडे में दिन आगे पब्लिक हॉलिडे में दिन पहले वो सब डेट्स लेंगे ड्यू डेट्स। तो यहाँ पे डेट ऑफ बिल बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज 15 फरवरी 20 मार्च 27 मई। टेन्यूर मतलब पीरियड कितना टाइम का ही है। 15 फरवरी वाला बिल जो है 5 लाख रुपए का है वो 30 डेज का है। 20 मार्च वाला 3 मंथ्स का है। 27 मई वाला जो है 77 डेज का है। और एक नोट देखो साइड में कुछ नोट दिया हुआ है 7 जून को फ्राइडे है 19 मार्च को इमरजेंसी हॉलिडे है। इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा फॉर्मेट नहीं बदलेगा। बोर्ड पे कराओ सब बच्चे। फॉर्मेट सेम रहेगा 15 फरवरी 20 मार्च 27 मई। यहां पे ड्यू डेट निकालनी है आपको क्या होगी? 15 फरवरी और 30 डेज क्या होगी ड्यू डेट बताओ? 15 फरवरी और 30 डेज क्या होगा आंसर में?
20 मार्च आएगा पर वो इमरजेंसी हॉलीडे तो क्या आंसर आएगा? 20 मार्च 20 मार्च। स्टार लगा देंगे इसके ऊपर, हम स्टार पर बताएंगे। 15 फरवरी में कितने दिन बचे हैं? फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 14 और मार्च के 16 प्लस 3 दिन ग्रेस के 19 मार्च आ रहा है, ठीक है ना। 15 फरवरी 30 दिन, फरवरी की बचे हैं 14, मार्च के 16, तो आपका जो है 3 दिन ग्रेस का 19 मार्च आ रहा है, बट साइड में लिखा हुआ है 19 मार्च को इमरजेंसी हो गया है, तो एक दिन आगे लेके जाएंगे, ठीक है। 20 मार्च आंसर आएगा। अगला बताओ, 20 मार्च और 3 महीना, 23 जून। वैसे इसका आंसर अप्रैल मई जून, वैसे इसका आंसर आ रहा था 23 जून, बट चेक करो संडे तो नहीं है, शायद संडे है 23 जून चेक करो। 7 जून को फ्राइडे है, 7 जून को फ्राइडे, संडे कब होगा? 21 जून को 9 को लगला, 7 के बाद कब होगा? 9 जून को संडे, नेक्स्ट संडे 16 के बाद 23 को संडे का आंसर क्या हो जाएगा? 22। पब्लिक हॉलिडे के दिन पहले लेते हैं, पब्लिक हॉलिडे एक दिन पहले, इमरजेंसी में एक दिन बाद, तीसरे पे आइए 27 में। तो आप इसमें क्या हो रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था और फर्स्ट क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चंस करे दोनों आपस में मिक्स हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सीखा ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, बाकी क्वेश्चन में आपने सीखा एवरेज कैसे करते हैं, यहाँ दोनों मिक्स हो गए। पहले ड्यू डेट निकालनी है, उसके बाद एवरेज करना है, ठीक है। चलिए 27 मई और 77 डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। 27 मई में कितने दिन बचे? 4। जून, जुलाई, 31 अगस्त, ये माइनस करो 77 से, अगस्त पूरा नहीं होगा, 77 से सारा माइनस करो, कितना आएगा? 12 अगस्त प्लस 3 दिन ग्रेस का 15 अगस्त, 14 अगस्त, ठीक है। हर क्वेश्चन में पॉइंट है, पूरा मतलब पूरे चांस है गलती करने के, ये कोई बच्चा जल्दी सही करता नहीं, कहीं ना कहीं गलती कर जाती है इसमें, और एक बार ड्यू डेट गलत आ गई तो आगे सारा का सारा गलत, 0 नंबर। इस चैप्टर में खास आपको ध्यान रखना है, बाकी चैप्टर्स में स्टेप मार्किंग मिल जाती है आपको, जो अकाउंट्स के, ये चैप्टर ना अकाउंट का होकर भी नहीं है, मैथमेटिकल टॉपिक है आपका। हाँ, इसमें मैथ्स में डाल देना चाहिए, सही कह रहे हो। बाकी चैप्टर्स में मैंने आपको डबल एंट्री सिखाया, डेबिट क्रेडिट, आगे आने वाले चैप्टर में भी सिखाऊंगा, लेजर अकाउंट्स हैं, हर चैप्टर में अकाउंट्स हैं, सब कुछ है, बट ये प्योर मैथमेटिकल चैप्टर है, मैथ्स में डाल देना चाहिए। और इसमें पहले अगर आपने शुरू में आखिरी में गलती करी तो स्टेप मार्किंग मिल जाएगी, बट शुरू में गलती कर दी आपने, कहीं पर गलती कर दी तो प्रोडक्ट भी गलत आएगा, सब कुछ ही गलत आ जाएगा फिर तो, ठीक है ना। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी। बेस डेट क्या है? बेस डेट ले लेते हैं पहली बार 20 मार्च 2012, 0 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 20 मार्च से 22 जून कितने दिन होते हैं? मार्च में कितने बचे? 11। मार्च, अप्रैल, मई और जून, बताओ ये कितना होगा? 20 मार्च से 22 जून, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून कितना होगा? 94। अब शॉर्टकट करा रहा हूं यहाँ पे, मैं चाहूं तो शुरू से भी कर सकता हूं, 20 मार्च से 14 अगस्त, बट टाइम ज्यादा खराब होगा। शॉर्टकट क्या है कि 20 मार्च से 22 जून तक आप आ चुके हो, 94 से शुरू कर दो। अब 22 जून से 14 अगस्त से कितने दिन हो गए? जून में कितने बचे हैं? 8। जून, जुलाई और अगस्त करो, कितना आ रहा है? पक्का? बाद में मत बोलना सर, सॉरी गलती हो गई थी। सर आप खुद कर लो। कैलकुलेटर पे कर लो साथ।
बाकी बचे 147 ही है। ठीक है 94,000 मल्टीप्लाई करो इसको 147 into 2000 कितना हो जाएगा 294 ठीक है 35 इसको मल्टी प्लस करो 388 इसको डिवाइड करो 388 डिवाइड बाय 3500 कितना आ रहा है 20 मार्च आपने लिया 20 मार्च 2012 प्लस 110 सर 111 डिवाइड बाय 3500 दैट इज 111 110 पॉइंट कितना आ रहा था तो 111 लेंगे अप्रॉक्स 111 दिन प्लस करने हैं 20 मार्च के अंदर आप ठीक है अब प्लस करते हैं 20 मार्च में कितने बचे 11 अप्रैल मई जून 111 में से माइनस करो जून के पूरे हो जाएंगे मार्च अप्रैल मई जून टोटल करो ये चारों जुलाई में आंसर आएगा इसका 111 में से सारे माइनस कर देंगे तो अगेन देखो आंसर ये दे रखा है 9 जुलाई को ओडीसी भी गलती नहीं कर सकते यहाँ पे आप एक दिन में भी अगर आपने आगे पीछे कर दिया आंसर गलत वैसे क्वेश्चन 2-4 नंबर का है स्टेप मार्क ठीक है अच्छा अगर आप पेपर में ऐसे करके आते जैसे मैंने बोर्ड पे करा सॉल्यूशन 10 अच्छे से फेयर अच्छी राइटिंग मेरी तरह बढ़िया राइटिंग ठीक है समझ में आ रहा है पूरा राइटिंग कोई ऐसी नहीं चाहिए आपको कोई सुलेख नहीं चाहिए समझ में आना चाहिए वो राइटिंग ठीक है वो जैसे इसने पूछ लिया वो इंस्टॉलमेंट क्या लिखा था समझ में नहीं आ रहा था समझ में आना चाहिए इट्स एनफ राइटिंग काफी है आपको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट लिखा हुआ है डेट लिखा हुआ है मतलब समझ में सब आ रहा है डेट्स वगैरह तो ज्यादा इससे ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं चाहिए आपकी जैसे ही चलेगा समझ में आना चाहिए पूरे नंबर मिल जाएंगे कितने नंबर का है 4 नंबर का है या कुछ कमी है इसमें भी क्या रहेगा कुछ नहीं है कुछ है क्या कमी लगेगी नहीं लाइन वाले कोई खास बात नहीं होती लाइन में करना जरूरी है देखो एक लाइन में आ रहा है लाइन खींचो तो मत खींचो बट अमाउंट के नीचे अमाउंट आना चाहिए ठीक है अब कई बच्चों को क्या है ये तो 3 फिगर 4 फिगर होती है सांप बन जाता है यूं जा रहा है फिर यूं आ रहा है सांप बन रहा होता है तो वो गड़बड़ है लाइन डालो चाहे मत डालो स्केल से वैसे प्रिंट आपका बुक्स में देखना बिना लाइन के बिल्कुल सीधा सीधा एक के नीचे एक अमाउंट होता है बैलेंस शीट बिना लाइन के बना देते हैं क्या रहेगा आधा नंबर आपको कट सकता है ये जो स्टार लगाए मैंने इसको डिफाइन करो हमने यहाँ पर एक दिन कम क्यों लिया एक दिन फालतू क्यों लिया नीचे लिखना है आपको स्टार 1 में एक दिन फालतू लिया था कम लिया था फालतू लिया था सिंस द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल पहले बिल की जो ड्यू डेट है falls on एवरेज की जगह ए भी यूज कर कहां पर एवरेज की जगह नहीं ये नहीं चलेगा आप पूरा since the due date of first will falls on 19th March ब्रैकेट में इमरजेंसी हॉलीडे पहले बिल की जो है इट्स फॉल्स ऑन 19 मार्च इमरजेंसी हॉलीडे का डेट ड्यू डेट
has been taken following day, following होता है नेक्स्ट डे, 28 मार्च 2012 पहला स्टाफ। फर्स्ट बिल की ड्यू डेट 19 मार्च को आ रही थी जो कि इमरजेंसी हॉलीडे। आगे हेंस द ड्यू डेट हैज बीन टेकन एज द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे। फॉलोइंग डे मतलब अगला दिन जो कि है 28 मार्च। हेंस लगा देते हैं। सेकंड आप बताओ इसके में क्या लिखेंगे? इसका डेट क्या आ रही थी? संडे आ रहा था, ठीक है। सिंस द ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल फॉल्स ऑन, किसमें पड़ रहा था? 23 जून 2012। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जब तीनों में स्टार लगा होगा, ये तो मैंने खुद बना रखा है, देखो दिखाओ रवि सर। पूरे क्वेश्चन में एक या दो पॉइंट होंगे स्टार वाले, हर पॉइंट में ऐसा नहीं होगा कभी इमरजेंसी हॉलीडे आ रहे हैं, कभी पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, ठीक है। 4-5 मान लो हैं उसमें फिगर्स, 4-5 डेट्स हैं, एक या दो मैक्सिमम दो में होगा स्टार, बस बाकी सिंपल क्वेश्चन होंगे, राइट। ड्यू डेट ऑफ सेकंड बिल फॉल्स ऑन 23 जून जो कि संडे है या पब्लिक हॉलीडे लिख सकते हो, संडे। हेंस द ड्यू डेट हैज बीन टेकन, अब यहां पे क्या लिखूं मैं? हैज बीन टेकन एज द प्रीसीडिंग डे। प्रीसीडिंग डे क्या होता है? पिछला दिन। पिछला दिन आपका 22 जून। ऐसे ही तीसरा स्टार 3 भी कर देंगे, कर लेना अपने आप। Since the date of third bill falls on 15th August, ब्रैकेट में पब्लिक हॉलीडे, 15 अगस्त ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पब्लिक हॉलीडे। Hence the due date of third stay has been taken as the preceding day 14th August, ठीक है। सेम ऐसे हो जाएगा। रीजन जरूर बताना है आपने, एक दिन आगे करा है कि पीछे करा है, क्यों करा है, रीजन जरूर बताना है। और ये जो कैलकुलेशन ब्रैकेट में दिखाता हूँ ये भी दिखानी है, इसके भी नंबर कटते हैं 11 + 23 + 31, ये जरूर दिखाना है ब्रैकेट में। का आपकी बुक में आप देखोगे इसको करने के कई तरीके हैं प्रेजेंटेशन के, वो तो इसका वर्किंग नोट ही बना देते हैं, मतलब क्वेश्चन करेंगे और ये जो 94 147 निकाला इसका वर्किंग नोट बना देंगे, उसमें लिखेंगे वर्किंग नोट में जून में 11, मतलब मार्च में इतने दिन, जून में, अप्रैल में इतने दिन, आपका मई में इतने दिन, जून में इतने दिन, अलग से। इतना भी नहीं कि वर्किंग नोट ही बनाना पड़ जाए, ब्रैकेट में भी आप दिखा देते हो तो भी चल जाता है काम, ठीक है। बट दिखाना जरूरी है, चाहे ब्रैकेट में दिखाओ चाहे वर्किंग नोट बना के दिखाओ, कैलकुलेशन को दिखाना जरूरी है। 94 कैसे आया, 147 कैसे आया, हर चीज आपको शो करनी है। इजी है। हाँ जी, होमवर्क लिखो, क्वेश्चन 12 और 13। वो लेवल 2 का होमवर्क था, लेवल 3 का होमवर्क दे रहा हूँ। नोटिंग बाद में करना, मुझे क्लास वर्क भी देना भी, रुक जाओ बाद में नोट करना। 12-13 में लिखो होमवर्क। तो 4 होमवर्क हो गए आपके, मैं चेक करूँगा नेक्स्ट क्लास में, जिसने नहीं किया 50 रुपये का फाइन है, ठीक है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, 4 क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन में बताओ क्या डिफरेंस है। क्लास वर्क करना है आपको भी। 10th और 11th में क्या फर्क है? देखो अमाउंट्स वगैरह भी लगभग सेम सही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक मेजर डिफरेंस है 10th और 11th में, वो बिल का ये इनवॉइस है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और ये इनवॉइस है। इनवॉइस क्या होता है? सेल परचेज का इनवॉइस। अगर मैं किसी को कुछ सामान बेच रहा हूँ तो मैं
मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ तो मैं बिल बनाता हूँ, भाई राम ने मेरे से इतने गुड्स लिए, इतना ट्रेड डिस्काउंट, वो बिल अलग होता है, उसको इनवाइस बोलते हैं। सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस। परचेज का बिल, सेल का बिल। आप कुछ भी सामान खरीदते हो, सामान का बिल लेते हो, वो बिल अलग होता है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो ड्रॉ किया जाता है सेपरेटली, ठीक है ना। तो अभी ऊपर जो 10th क्वेश्चन में था डेट ऑफ बिल, तो वो हमने माना कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है। बट अगर आपको इनवाइस लिखा हुआ है तो सिंपल सेल्स परचेज का इनवाइस है, उसमें कोई बिल नहीं है। तो हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ेगा, ये सब कैलकुलेट करते हो आप 3 दिन का ग्रेस पीरियड लेते हो, बस वो नहीं लेना, बाकी सब चीजें सेम है। कोई पब्लिक हॉलिडे एक दिन पहले, इमरजेंसी एक दिन बाद, बस 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं लेंगे सेल परचेज के इनवाइस में। ग्रेस पीरियड तभी लेते हैं जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। तो 11th क्वेश्चन आपका क्लास हो गया, अभी करना है आंसर इसका निकाल के दिखाओ मुझे। और 12 13 तक आपका 4 क्वेश्चन होंगे, 8 9 12 13। करो।